हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर कृष्णा वर्मा फ्रॉम के हॉस्पिटल केयर एट होम। आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम, एंकल स्प्रेन, जिसको एडी में चोट या एडी में खिंचाव या एडी में मुड़न, बहुत सारी चीज़ों के नाम से जानते हैं लोग। शायद ही कोई इंसान होगा जिसको एंकल स्प्रेन ना हुआ हो। तो बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बोलेंगे बताना चाहूँगा मैं कि ये जो एंकल स्प्रेन है ये छोटे बच्चों में बहुत कम पाया जाता है। 0 से 8 साल तक के जो बच्चे होते हैं उसमें ये ऑलमोस्ट नहीं के बराबर ही पाया जाता है। अगर कोई मेजर इंजरी हो, कोई ट्रैफिक एक्सीडेंट हो तो ये हो सकता है, वरना नहीं होता। ज़्यादातर ये मिलता है एडोलसेंट के बाद में, 8 साल के बाद में बड़ी ईजिली पाया जाता है। कोजेज इसके माने अगर, तो सबसे मेजर कोज होता है एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए। जब स्टेयर्स चढ़ते उतरते हैं तब ऐसा हो सकता है एंकल स्प्रेन आ जाए। एक होता है कि अगर आप स्पोर्ट्स में हो, आप कुछ ऐसा गेम खेल रहे हो जिसमें आप रनिंग करते हो, तो आपका पैर अनकंट्रोल कहीं गिर जाए तो भी ऐसा हो जाएगा। कई बार ये होता है आपका पैर किसी अनइवन सरफेस के ऊपर आ जाए, जैसे किसी होल के ऊपर या कोई बड़ा स्टेप्स के ऊपर हो। कई बार ऐसा भी होता है कि गेम्स के अंदर ही किसी साथी प्लेयर के पैर के ऊपर अगर आपका पैर आ जाए तो भी एंकल स्प्रेन हो जाता है। ये थे इसके कोजेस। और भी बहुत सारे कारण होते हैं। अगर आप गलत तरीके से चल रहे हो या कई बार मोबाइल में चैटिंग करते हुए वॉक करते हैं तो भी एंकल स्प्रेन आ जाता है। मैकेनिक्स इसकी मैं बताना चाहूँ आपको, तो इसमें एंकल जो जॉइंट है उसमें कोई बहुत ज़्यादा मस्कुलर अटैचमेंट नहीं होते हैं। इसमें बेसिकली 3 मेजर लिगामेंट होते हैं। उसी की जो लेवल है इंजरी का, उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई करते हैं ग्रेड 1, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 के अंदर। ग्रेड 1 एकदम माइल्ड होता है, ग्रेड 2 थोड़ा सा मॉडरेट होता है, जो ग्रेड 3 होता है वो सीवियर होता है। तो अपन इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला अपन बात करेंगे ग्रेड 1 के बारे में, माइल्ड एंकल स्प्रेन। इसके अंदर होता ये है कि कम पेन होगा, रेंज ऑफ मोशन जो एंकल की मूवमेंट है वो इजीली होती रहेगी। और अगर वे टेक्निकली चले तो इसमें जो लिगामेंट है उसमें कम स्ट्रेच आएगा, लेकिन टोन या ब्रेकडाउन उसका बिल्कुल भी नहीं होगा। लेवल 2 या ग्रेड 2 की बात की जाए, इसमें पेन ज़्यादा होगा, आपकी रेंज ऑफ मोशन भी ब्लॉक हो सकती है ज़्यादा, ब्रूज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा एंकल के अंदर। और जो लिगामेंट है उसमें स्ट्रेच भी बढ़ेगा, लिगामेंट टूट भी सकता है या पार्शियली टूट सकता है। ग्रेड 3 की बात करें तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगा, रेंज ऑफ मोशन बहुत कम हो जाएगी या बिल्कुल ही स्टीफ हो जाएगा एंकल। और अगर टेक्निकली चले तो इसमें जो लिगामेंट है वो काफ़ी ज़्यादा टूट चुके होंगे या फिर बहुत ज़्यादा टोन हो चुके होंगे, मुड़ चुके होंगे। तो एक चीज़ इसमें और है कि कई बार एंकल का फ्रैक्चर हो जाता है, तो फ्रैक्चर में वो ग्रेड 3 में थोड़ी सी सिमिलरिटी होती है। तो अगर ऐसा मिले तो सबसे बढ़िया होता है कि एक्सरे या एमआरआई उसी टाइम पे ही करवाई जाए, क्योंकि अगर फ्रैक्चर है तो उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बिल्कुल अलग होगा। और अगर ग्रेड 3 टीयर है उसका भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बिल्कुल अलग होगा। अभी मैं बात करूँगा ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट अगर ग्रेड 1, ग्रेड 2 का देखा जाए तो एकदम सेम ही होगा। ये आप घर पे भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कोई मेडिकल असिस्टेंट लेने की ज़रूरत पड़े। सिंपल इसका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है उसको राइस प्रोटोकॉल बोलते हैं, RICE। R फॉर रेस्ट, I फॉर आइसिंग, C फॉर कंप्रेशन एंड E फॉर एलिवेशन, राइस। तो इसका मतलब होता है कि आपको उस पार्ट को रेस्ट देना है, वेट बेयरिंग नहीं करनी है, आइसिंग करनी है, उसकी बर्फ़ का सेक करना है 10 से 15 मिनट के लिए, दिन में 2 से 3 बार। उसको कंप्रेस करना है। कंप्रेस करने के लिए आप एंकलेट आते हैं या एंकल के ब्रेसेस भी आते हैं काफ़ी अच्छे, वो आप पहन सकते हैं। और ई फॉर एलिवेशन, आप लेट के या बेड रेस्ट कभी भी करेंगे तो पैरों को 2 या 3 पिलो के ऊपर थोड़ा सा कुछ देर के लिए रख सकते हो। इससे इसमें एडिमा या स्वेलिंग की फॉर्मेशन नहीं होगी। मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट की इसमें बात करें तो आप एंटी इन्फ्लेमेटरी ले सकते हैं, मसल रिलैक्सेंट ले सकते हैं या ऑइंटमेंट भी लगा सकते हो, लेकिन इसमें कोई मसाज वगैरह नहीं की जाती। अगर बात की जाए सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए तो ग्रेड 1, ग्रेड 2 पे कोई ज़रूरी नहीं है सर्जरी की बात करना। अगर ग्रेड 3 है तो उसमें चांसेस है सर्जरी का। इसमें लिगामेंट कंस्ट्रक्शन सर्जरी वापस से होती है, वो डिपेंड करता है एमआरआई की रिपोर्ट के ऊपर। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की इसमें बात की जाए
तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के साथ में शुरू करेंगे। इसके बाद में टेंस अल्ट्रासोनिक थेरेपी देंगे, क्रायोथेरेपी देंगे, हाइड्रोथेरेपी देंगे, टैपिंग भी करेंगे इन सर्कमस्टेंसेस में। तो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से भी काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट या मेडिकल ट्रीटमेंट की शुरुआत की बात करी जाए, 3 से 5 दिन तक कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर एंकल स्प्रेन होता है तो 3 से 5 दिन उसको खुद ही ऑब्जर्वेशन में रखिए, राइस प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए, आइसिंग अच्छे से कीजिए और उसको वेट बियरिंग मत दीजिए। लेकिन अगर लगे कि 3 से 5 दिन के अंदर कोई फ़ायदा नहीं है, स्टिफनेस कंटिन्यू बढ़ी हुई है, पेन बिल्कुल नहीं घट रहा है, आप बिल्कुल चल नहीं पा रहे हैं, तो फिर आपको डेफिनेटली फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। एक इसमें बात होती है कि एंकल स्प्रेन से क्या-क्या चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर। तो अगर एंकल स्प्रेन हुआ है तो सबसे पहले तो आपको बैलेंसिंग की इश्यूज़ आएँगे। आप ना अच्छे से खड़े हो सकते हो, ना अच्छे से चल सकते हो। सेकंड प्रॉब्लम आएगी जो आपका सेकंड एंकल है। अगर जैसे मानिए राइट एंकल में आपको चोट लगी है, तो लेफ्ट एंकल में डेफ़िनेटली ज़्यादा लोड आएगा, तो वो कुछ दिनों के बाद में उसमें पेन आना शुरू हो जाएगा। अगर एंकल स्प्रेन लंबा चल रहा है आपका, हील में काफ़ी पेन है, तो कुछ दिनों के बाद में आफ्टर 3 और 5 डेज़ आपको नी पेन भी शुरू होगा और बैक पेन भी शुरू हो जाएगा। एक प्रॉब्लम आती है कि आपके बैलेंसिंग थोड़े-से गड़बड़ हो जाती है इसमें, तो चांसेस होता है कि आप वापस से गिर जाएँ। रिस्क फैक्टर की इसमें बात करें तो एंकल स्प्रेन किसी को भी हो सकता है, लेकिन जो प्रोफेशनल डांसर होते हैं, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में रहते हैं, उनको ये थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका काम ही ऐसा होता है कि एंकल को बार-बार उनको यूज़ करना पड़ता है। कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जो इस चीज़ एंकल स्प्रेन को बचा सकती हैं। अगर आप टाइम टू टाइम अपने एंकल को और काफ को स्ट्रेंथ बना के रखें, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो एंकल की भी कुछ एक्सरसाइज अगर करें, तो ये जो चांसेस है एंकल स्प्रेन का काफ़ी कम हो जाता है। तो ये था फ्रेंड्स एंकल स्प्रेन। बहुत कॉमन सी चीज़ है और ऑलमोस्ट सभी लोगों को होती है। प्रोफेशनल को तो रहती ही रहती है, लेकिन जो हाउस वाइफ्स हैं, जो घर पे रहते हैं, उन लोगों को भी बड़ी आसानी के साथ में हो जाती है। तो बहुत सिंपल सा इसका डायग्नोसिस है, सिंपल सा इसका ट्रीटमेंट है। लेकिन अगर 3 से 5 दिन के अंदर भी आपको पेन में कोई आराम नहीं आए, तो आपको डेफ़िनेटली कंसल्ट करना चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट से या ऑर्थोपेडिशियन से। तो ये बहुत था आज के लिए। अगले वीडियो में मिलेंगे।